नमस्कार दोस्तों, प्रतिबिंब पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। चलिए आइए आज एक नई सीरीज स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक की सीरीज होगी, ठीक है। जो अभ्यर्थी जॉब कर रहे हैं या जिनके पास टाइम नहीं है, समय का बहुत अभाव हो, तो ये इस सिर्फ सीरीज को अगर देखेंगे ना, तो आप लगभग बीपीएससी के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। इस सीरीज के माध्यम से आप जो क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा या जो लास्ट ईयर क्वेश्चंस है, उसके आधार पर बहुत सारे आपको थ्योरीज या बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपको मिलते जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 68 बीपीएससी का साइंस का सीरीज का फिजिक्स का, ठीक है। प्रारंभ करते हैं। चूंकि हमने पहले से लिख रखा है, पहला क्वेश्चन साइंस का हम देखते हैं, फिजिक्स का देख रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन था 20 सेंटीमीटर फोकल डिस्टेंस के एक उत्तल लेंस की सतह पर एक सफेद घोड़े का प्रतिबिंब बनाने के लिए बड़ी संख्या में काले रंग की पतली पट्टियां बनाई जाती है। वह प्रतिबिंब कैसा होगा? पहले बात बोल रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस है, तो कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है बच्चा? कॉन्वेक्स लेंस जो होता है ऐसा होता है, ठीक है। कॉन्वेक्स, ठीक है। उत्तल, उठा हुआ है तल जिसका, उसको बोलते उत्तल। उठा हुआ है तल जिसका, उसको बोलते उत्तल, ध्यान रखेंगे। अब तल, झुका हुआ तल, ये कॉनकेव, गुफा की तरह जो होता है, गुफा की तरह, केव की तरह जो होता है, इसको बोलते हैं कॉनकेव, और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, उत्तल, ठीक है। तो इसका तो काम नहीं है, इसको हटाइए। अब बोल रहा भैया कि इसमें हमने क्या किया है, ब्लैक ब्लैक कलर की एक पट्टियां कर दी है इस तरह की, ठीक है। तो अब पतली पट्टियां बनाई जा रही है काले रंग की, तो इसमें कौन सा प्रतिबिंब और कैसा प्रतिबिंब बनेगा? कम चमक वाला घोड़ा, काली पट्टियों का एक जेब्रा, काली पट्टियों का एक घोड़ा, मोर देन वन, और नोटा, नॉन ऑफ द अबव, ठीक है। ये बात जानकर आपको आश्चर्य लगेगा कि अब जो बीपीएससी जो है ऑप्शन सिलेक्शन के क्रम में थोड़ा आसान लगता है, क्योंकि अब आपके पास तीन ही ऑप्शन है, चौथा और पांचवा ऑप्शन तो ऐसे ही है, उसमें सेलेक्ट करना नहीं है। अगर आप प्रोबेबिलिटी भी लगाएंगे तो संभावनाएं आपका गलत होने का चांस थोड़ा कम रहेगा, तो रिस्क लिया जा सकता है। एक चीज बताइए, घोड़ा का प्रतिबिंब घोड़ा ही बनेगा भैया, घोड़ा का गधा, घोड़ा का जेबरा तो बन ही नहीं सकता है, तो ये ऑप्शन तो सीधे कट गया, जेबरा तो होगा नहीं, है ना। अच्छा, अब बच गया काली पट्टियों का एक घोड़ा, कम चमकदार पट्टियों का घोड़ा। भाई घोड़ा है तो काली पट्टी कहां से आ जाएगा? ऑब्वियसली ये घोड़ा जैसा घोड़ा है, सफेद घोड़ा है ना, सफेद घोड़ा है ना भैया, तो सफेद घोड़ा है तो सफेद ही घोड़ा बनेगा, है ना। कोई दूसरा घोड़ा तो बन नहीं सकता है बाबू, तो सफेद घोड़ा तो सफेद ही घोड़ा बनेगा, तो ऐसे भी ये भी खत्म। क्या बच गया? एक कम चमक वाला घोड़ा। हमें याद है, हमने 12th क्लास में पढ़ा है कि अगर लेंस को हल्का ढक दिया जाए या इसको हल्का, इसको हम अगर काले काले रंग से इस तरह से अगर कर देते हैं, तो ऑब्वियसली इसमें प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन होगा वो कम होगा, सॉरी प्रकाश जो होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ से प्रकाश आ रही है और ये फोकल लेंथ पे जाके मर्ज कर जाती है, हम जानते हैं। तो अब ये काली पट्टियों से जाएगा तो कम प्रकाश जाएगा ना बाबू, ये तो प्रकाश तो ये पूरा आगे भी होगा इसका काला पट्टी, पीछे भी होगा काला पट्टी, है ना। तो ये प्रकाश तो इधर होके जा नहीं पाएगा, तो कम प्रकाश जाके फोकस पे केंद्रित होगा। जब कम प्रकाश जाके फोकस पे केंद्रित होगा तो ऑब्वियसली प्रतिबिंब कैसा बनेगा? थोड़ा कम चमक वाला घोड़ा बनेगा, ठीक है। अगर किसी को कुछ नहीं पता है यार, घोड़ा बनेगा, गधा बनेगा, जेबरा बनेगा, तो ऑप्शन से कैसे एलिमिनेट करेंगे? भैया जेबरा नहीं बन सकता, काली पट्टी का घोड़ा कैसे बनेगा? सफेद है घोड़ा तो काली पट्टी तो बन ही नहीं सकता ना भाई, तो ये भी तो नहीं होगा। बच गया ये, कुछ नहीं भी जानता है फ्री बना लेगा बाबा, ठीक है। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इस पे एक कॉन्सेप्ट मैं बताऊंगा अभी जो आपको अच्छा लगेगा। ये आप बोर्ड पे देख रहे हैं कि मैंने आपको एक ब्रीफ में समझा दिया है, क्योंकि लेंस और मिरर का सवाल हमेशा लोगों को परेशान भी करता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेके मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। कॉनकेव मिरर जो काम करता है वो कॉन्वेक्स लेंस काम करता है भैया, ठीक है। कॉनकेव, केव मतलब गुफा, गुफा की तरह देखने लग रहा है, ठीक है। कॉन्वेक्स जिसको हिंदी में उत्तल, उठा हुआ है जिसका तल, उत्तल। तो ये क्या होता है? कन्वर्जिंग होता है, लाइट आ रही है और एक जगह पे कन्वर्ज करती है, ठीक है। तो ये कन्वर्जिंग मिरर होती है, कन्वर्जिंग होता है ये दोनों। इसमें इन दोनों में इमेज जो बनती है वो रियल भी बनती है, वर्चुअल भी बनती है। ध्यान रखेंगे, जब रियल बनेगा इमेज तो इमेज बनेगा उल्टा, जब वर्चुअल बनेगा इमेज तो इमेज बनेगा सीधा, ठीक है। जब इमेज बनेगा रियल, चाहे किसी में बने, तो बनेगा उल्टा।
और जब वर्चुअल बनेगा तो बनेगा सीधा, ठीक है। तो इसमें हर तरह का इमेज बन जाएगा, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में दोनों अभिसारी होते हैं, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं कॉन्वेक्स दर्पण या उत्तल दर्पण या कॉनकेव लेंस में, अवतल लेंस में, ठीक है। ये मैं छोटा सा सिंबल दे दिया हूं आपको। इन दोनों के द्वारा डाइवर्जिंग होता है, ये अपसारी इसको बोलते हैं। इसका कॉनकेव लेंस का जो पावर होता है नेगेटिव होता है। इन दोनों के द्वारा इमेज जो बनता है भैया वो वर्चुअल बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनेगा और छोटा बनेगा, ठीक है। वर्चुअल बनेगा मतलब इसको हिंदी में काल्पनिक बोलेंगे, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और स्मॉल बनेगा। ये फॉर्मूला है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये दर्पण के टर्म में है, लेंस के लिए 1/v माइनस 1/u डिवाइड बाय 1/f, जहां पर v जो होता है ऑब्जेक्ट, v जो प्रतिबिंब का इमेज का डिस्टेंस होता है, u जो होता है ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है और f जो होता है फोकल लेंथ होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब आता है पावर क्या होता है लेंस का, 1/f बोलते हैं हम लोग। 1/f जो होता है लेंस का पावर होता है, इसको डायोप्टर में मेजर करते हैं हम लोग। अब देखिए यूजेस पूछता है कि कार के में कौन सा मिरर होता है, दायरे बनाने में कौन सा मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। लेंस के टर्म में ध्यान रखेंगे, चश्मा को छोड़ के भैया, चश्मा को छोड़ के लगभग सारी चीज में कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, पेरिस्कोप में, फलाना ढिमका में, ज़्यादातर 99% चीज़ों में कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, पेरिस्कोप में, इन सभी चीज़ों में कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ चश्मोवा को छोड़ के, ठीक है। अब आ जाइए इधर, अब कॉन्वेक्स मिरर या उत्तल दर्पण जिसको बोलते हैं हम लोग, उसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं, करवा देखिए ना, कार का जो साइड मिरर होता है भैया, तो साइड मिरर का इस्तेमाल जो होता है उसमें कॉन्वेक्स दर्पण होता है, मतलब उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और सोडियम परावर्तक लैंप में उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अब आ जाइए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, दरिया बनाते हैं ना दरिया, तो हमको थोड़ा बाल वाल सब ज़्यादा दिखना है, बड़ा दिखना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी में हेडलैम्प भी होता है भैया, इसमें हम लोग हेडलैम्प होता है, तो हेडलैम्प के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कॉनकेव मिरर का, ठीक है, यानी अवतल दर्पण का। सोलर कुकर का इस्तेमाल, आँख कान नाक मुंह वाला डॉक्टर जो होता है उस सब जो है कॉनकेव मिरर का, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है। इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ा मजा आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, ध्वनि की तीक्ष्णता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। ध्वनि मतलब साउंड, ठीक है। तीक्ष्णता इंग्लिश में बोल लेंगे स्ट्रिलनेस। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों और इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले दोनों बच्चों के लिए ये हमारा सीरीज जो है सही रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ऑप्शंस में क्या है हमारा, ध्वनि का वेग, ध्वनि का आयाम, ध्वनि का तरंग दैर्ध्य, मोड, नोटा, मतलब नॉन ऑफ द अबव, मोर देन वन, ठीक है। तो भैया इस साइंस वाला में ध्यान रख रखिएगा, मोर देन वाला जल्दी मिला नहीं है इस बार, बस लगभग सब जो है कुछ ना कुछ ऑप्शन दिया ही गया आपको, ठीक है। अब देखिए वेलोसिटी होगा कि एम्पलीट्यूड होगा कि वेवलेंथ होगा, ठीक है। अब ध्यान लीजिएगा, स्ट्रिलनेस प्रिलनेस जो भी है, पिच हो गया, स्ट्रिलनेस हो गया, मुटका आवाज है, पतरका आवाज है, सब जो है आपका फ्रीक्वेंसी पे निर्भर करता है। ये किस पे निर्भर करता है भैया, फ्रीक्वेंसी पे, फ्रीक्वेंसी मतलब आवृत्ति पे निर्भर करता है, आवृत्ति पे, ठीक है, कि साउंड की आवृत्ति कैसी है भाई, ठीक है। तो अब हम जानते हैं v इक्वल टू एन लैम्डा या v इक्वल टू लैम्डा बाई टी, 1/t क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होता है, ध्यान रखेंगे। इसमें दो चीज़ है, v इक्वल टू लैम्डा भी है और इंटू 1/t, ये होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। 1/t को हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, इसको हर्ट्ज में मेजर करके आता है, ध्यान रखेंगे। तो हम लोग जानेंगे कि जो हमारा जो ध्वनि होता है, वो ध्वनि जो होता है वो अनुदैर्ध्य तरंग होता है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है ध्वनि, ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको आप देख लिए इसको, तो अब हम यहाँ देखेंगे कि किसका ऑप्शन क्या होगा, ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है भैया। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है, अब आप बोलेंगे कि भैया क्योंकि पर्टिकुलर मीडियम में ध्वनि का स्पीड कांस्टेंट होता है, मतलब ये पर्टिकुलर मीडियम है, एयर में है या लोहा में है या एल्युमिनियम में है, तो उसमें ध्वनि का स्पीड फिक्स रहेगा। तो भैया ये तो फिक्स हो गया हमारा, ये फिक्स हो गया, अब चेंज तो यही होगा, लेमडा ये तो 1/t, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए लेमडा है, लेमडा है, वेलोसिटी तो फिक्स है, एम्पलीट्यूड तो है नहीं, तो लेमडा पर निर्भर करेगा, है ना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ध्वनि का तरंग दैर्ध्य, ध्वनि का तरंग दैर्ध्य जो है उसके स्टिलनेस को इंडिकेट करेगा, क्योंकि ये इसी दोनों में अंतर होगा, ठीक है। ध्वनि का स्टिलनेस, फ्रीक्वेंसी जो होगा वो इसी पे निर्भर करेगा, ठीक है, यानी ध्वनि का तरंग दैर्ध्य, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और ये जो
फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो होता है आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यानी ये घटेगा तो वो बढ़ेगा, ये बढ़ेगा तो वो घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये इस पे निर्भर कर रहा है, इस पे निर्भर मतलब इस पे भी निर्भर कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन तो नहीं है, यानी अगर वेवलेंथ कुछ भी घटेगा बढ़ेगा तो मेरे हिसाब से फ्रीक्वेंसी घटेगा बढ़ेगा, और फ्रीक्वेंसी घटेगा बढ़ेगा तो मेरा तीक्ष्णता घटेगा बढ़ेगा, ठीक है। अब इसमें से हम लोग कुछ देखेंगे अभी जो इंपॉर्टेंट है आपके साउंड के लिए। ये देखिए, साउंड को हम लोग जो बोलते हैं वो अनुदैर्ध्य तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल वेव है। हम दो तरह के वेव पढ़ेंगे अपने सीरीज में भी, हम यहाँ थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ मैं, अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल वेव जिसको बोलते हैं, जिधर वेव का डायरेक्शन है उधर ही हमारा पार्टिकल्स मूव करता है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं साउंड वेव का डायरेक्शन, मतलब साउंड इस तरह से हो रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो हमारा जो मीडियम है, जैसे एयर का जो पार्टिकल है या एयर जो है वो उसी डायरेक्शन में मूव करता है। जिस डायरेक्शन में साउंड होता है का वेव का प्रोपोगेशन होता है उसी डायरेक्शन की तरफ आपका पार्टिकल भी मूव करता है, ठीक है। दूसरा, अनुप्रस्थ तरंग या ट्रांसवर्स वेव क्या होता है, अगर मान लीजिए वेव इधर मूव कर रहा है तो पार्टिकल ऊपर नीचे करेगा, जैसे रस्सी के केस में है ना, रस्सी को ऐसे ऐसे झटका मारते हैं तो देखिए वेव तो आगे की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन रस्सिया तो वही रहता है ना जी। अगर रस्सिया अभी आगे मूव करने लगा तो आपके हाथ से रस्सिया छूट जाएगा, है ना। तो आगे अगर कोई मूव करता है हाथ से छूट जाएगा जी, लेकिन नहीं, इसमें क्या होता है, रस्सिया ऊपर नीचे मूव करता है, रस्सी का जो पार्टिकल होता है वो ऊपर नीचे मूव करता है, आपको ऊपर नीचे मूव करता है, बट वेव जो है आपका आगे की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बनता है ट्रांसवर्स वेव में, यानी अनुप्रस्थ वेव में। अनुदैर्ध्य में क्या होता है आपका, साउंड वेव में क्या होता है आपका, साउंड में एग्जाम्पल अनुदैर्ध्य तरंगा, जिसमें आगे की तरफ ही आपका पार्टिकल का मोशन होता है और आपका वेव का मोशन आगे की तरफ ही होता है, दोनों के बीच का जो एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, ठीक है। अब हम ध्यान देंगे एक चीज, जो ध्वनि के केस में, ध्वनि के केस में क्या होता है, सॉलिड में ध्वनि ज्यादा होती है, लिक्विड में उससे थोड़ा कम और गैस में और कम होती है, ठीक है। इसलिए हम देखते हैं कि एयर के टर्म में 334 के आसपास होता है या 340 कहीं कहीं देखेंगे आप लोग, उसी के आसपास होता है, जबकि हम लोग एल्युमिनियम में देखते हैं बहुत ज़्यादा होता है ना, ठीक है। दूसरा हम देखेंगे लॉर्डनेस, पिच और इंटेंसिटी। लॉर्डनेस क्या होता है, कोई तेज है या मंद है, पिच क्या होता है, तारत्व। यही पिच जो है फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है, इसी पिच से आपका पिछले वाला सवाल हुआ का आंसर निकला है, जो फ्रीक्वेंसी पर निर्भर कर रहा है, ठीक है। और इंटेंसिटी, तीव्रता, कितनी इंटेंसिटी है। तो ये क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई भोपा है, भोपू भोपू कितने डिस्टेंस पर निर्भर कर रहा है, तो ये 1/d² के हिसाब से चेंज होता है। इंटेंसिटी जो होता है 1/d² का डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। एरिया का, सॉरी 1/d² डायरेक्टली प्रोपोर्शन, तो d² क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया, है ना, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। एरिया स्क्वायर या फ्रीक्वेंसी स्क्वायर का ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। अगर एरिया स्क्वायर बढ़ेगा तो इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, या मीडियम डेंसिटी बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। ये देखिए मीडियम डेंसिटी के कारण यहाँ पर आ रहा है वी सॉलिड, सॉलिड का डेंसिटी ज़्यादा होता है, ठीक है, एज कम, एक जनरल वे में लिया गया है, लिक्विड का कम, गैस का उससे भी कम। तो सॉलिड के केस में साउंड की वेलोसिटी ज़्यादा होती है, लिक्विड में कम होती है और गैस में उससे भी कम होती है, ठीक है। अब ये तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग हेतु सबसे उपयुक्त है। ध्यान रखेंगे यहाँ सबसे पूछा क्या है, सबसे उपयुक्त कौन सा है, सबसे उपयुक्त कौन सा है, ठीक है। तो सबसे उपयुक्त पूछना है, अगर इसमें से तीनों में दो दो भी अगर बन रहा है तो दो का आंसर नहीं, सबसे उपयुक्त पूछना है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण क्या होता है, ऐसा उपकरण भैया जो लाइट जिस पे पड़े अब वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करे, मतलब लाइट से इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान रखेंगे। इसको हम लोग बचपन में बोलते थे पीईई, पीईई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते थे, ठीक है। तो हम जानते हैं फोटोवोल्टिक सेल, जानते हैं भैया, सेल है भैया तो इसका मतलब फोटोवोल्टिक है, इसका मतलब ये सोलर सेल, इसका नाम ही एक तरह से सोलर सेल, और में इसको बोलते हैं सोलर सेल के रूप में होता है। तो ऑब्वियसली सोलर सेल में क्या होता है, लाइट वो पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है और इसका इस्तेमाल हम लोग डिजिटल अनुप्रयोग में कर सकते हैं, एप्लीकेशन में कर सकते हैं। फोटो इमीटर, फोटो इमीटर जो होता है भैया, ये फोटो इमीटर, इसका काम इमिट करना, ये उल्टा काम करता है। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल लाइट निकालने में किया जाता है, ऐसा समझिए, ठीक है। फोटो इमीटर, फोटो अलग से फोटो नहीं निकल रहा है भैया आपका कि A4 साइज का फोटो या A2 साइज का फोटो या भैया आपका डिजिटल फोटो, ये सब फोटो नहीं है। ये फोटो मतलब फोटोन से रिलेटेड है भैया, ठीक है। ये फोटोन से बना है, फोटोन, लाइट जो होता है वो दो तरह के बिहेव करता है, लाइट जो है डुअल नेचर का बिहेव करता है, वो फोटोन भी है और वेव भी है, मतलब वो छोटा छोटा पैकेट में है लाइट, वो कभी ऐसे बिहेव करता है। कभी बताएंगे इस पे, मस्त सीरीज बनाएंगे, एक ठो मस्त वीडियो बनाना है हमको इस पे, और आपको बताएंगे कि लाइट जो है डुअल नेचर बिहेव करता है। आप परिचित मूवी देखे होंगे ना, एक में मस्त बंदा एक ठो
मस्त एकदम सीधा साधा रहता है, अचानक से ट्रेन में उसका बलवा सब जो है नीचे जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, वो दो नेचर की तरह वेव कर रहा है, डुअल नेचर की तरह डबल रोल कर रहा है। तो लाइट भी डबल रोल करता है अपने हिसाब से, कोई वेव बन जाएगा, कोई पार्टिकल बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या, फोटो इमिटर का मतलब क्या हुआ, फोटोन का रिलीज करना। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी पड़े, आइए फोटोन इमिट करे, तो ये क्या हो गया, ये तो उल्टा हो गया है ना। तो उल्टा हो गया तो भैया तो ये तो होगा नहीं, इसको काट दिए। अब फोटोवोल्टिक से ये तो होगा पक्का। फोटो डायोड, देखिए फोटो डायोड और फोटोवोल्टिक से लगभग बराबर होता है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, फोटो डायोड में और छूट गया था। फोटो डायोड में क्या अंतर है, फोटो डायोड का काम क्या होता है ना, कि ये लाइट को रिकॉग्नाइज करता है भैया, कि लाइट जो है वो एक्चुअल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये भी पीएन जंक्शन डायोड पे काम करता है। हम लोग भी देखेंगे फोटो डायोड के, जब हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर में पढ़ेंगे, पीएन जंक्शन होता है, एनपी एन होता है, पी होता है। ठीक है, तो ये तो पक्का होगा फोटोवोल्टिक सेल, क्योंकि ये फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण का इस्तेमाल करता है। लेकिन फोटो डायोड जो होता है वो लाइट को सेंस करता है कि लाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ये इसका इस्तेमाल। तो हमने हमसे पूछा सबसे उपयुक्त, ऑब्वियसली सबसे उपयुक्त। ठीक है, बोलेगा दूध से सबसे मस्त चीज बनाइए, तो दूध से भाई पेड़ा भी बनता है ना। या बेसन से बोलेगा सबसे अच्छा चीज बनाइए, तो आप सबसे अच्छा चीज क्या बनाइएगा, बेसन का मस्त वाला, उसमें कुछ अच्छा अच्छा इंग्रेडिएंट डाल के, काजू किशमिश डाल के बेसन का मिठाई बनाइएगा। बेसन का लड्डू ठीक ही है, तो सबसे अच्छा क्या है, बेसन का मिठाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे अच्छा चीज क्या होगा, फोटोवोल्टिक सेल हो जाएगा। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फोटोवोल्टिक सेल। अब देखिए चौथा सवाल जो है हमारा है, हमारे पास बॉल बेरिंग का इस्तेमाल या बॉल बेरिंग का उपयोग स्थैतिक घर्षण को निम्न में से किसमें परिवर्तित करने में किया जाता है। ये स्थैतिक आया वर्ड, नया वर्ड आया, और घर्षण आया। घर्षण मतलब फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शन तभी होगा, ध्यान रखेंगे, जहां सरफेस टू सरफेस रगड़म रगड़ाई होगा, है ना। घर में भी घर्षण होता है, फ्रिक्शन हो जाता है घर में कभी कभी, है ना। तो स्थैतिक घर्षण का मतलब, स्थैतिक मतलब क्या हुआ, स्टैटिक, स्टैटिक। ठीक है, तो इसको, इसका उपयोग क्यों करते हैं बॉल बेरिंग का उपयोग, तो रोलिंग, ड्रैग, स्लाइडिंग, मोड एंड नोटा, ये दोनों तो होगा नहीं भैया। ठीक है, हम जानते हैं कि घर्षण जो है तीन तरह के घर्षण होते हैं, ध्यान रखेंगे। फ्रिक्शन जो होता है या घर्षण जो होता है वो तीन तरह का होता है। एक होता है स्टैटिक, एक होता है रोलिंग, सॉरी एक होता है काइनेटिक, एक होता है रोलिंग। ठीक है बाबू, स्टैटिक मतलब स्थितिज, हिंदी वही होता है, स्थितिज होता है, इसको काइनेटिक गतिज बोलते हैं, इसको बोलते हैं रोलिंग। ठीक है, अब देखिए फ्रिक्शन जो होता है, जैसे मान लीजिए बॉडी है, ठीक है, ध्यान में समझेंगे, ये किसी को सरफेस के ऊपर रखी हुई है ऐसे करके, तो अब इसके ऊपर कोई पूछेगा फ्रिक्शन कितना लग रहा है, कोई फ्रिक्शन नहीं। फ्रिक्शन भैया तभी होगा जब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, जब मतलब रगड़म रगड़ाएगा केस आ रहा है, तभी फ्रिक्शन होगा। अगर इसको क्या किया जाए, एक इंक्लाइंड सरफेस है मान लीजिए, थीटा एंगल है मान लीजिए, या 40 डिग्री का एंगल है मान लीजिए, 40 डिग्री का एंगल है, 40 डिग्री का एंगल है, इस पर कोई बॉडी रखा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब अब बॉडी गिर नहीं रहा है भैया, इसका मतलब क्या हुआ, क्या फ्रिक्शन लगेगा, इसमें तो फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, अभी कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसमें फ्रिक्शन होगा, इसमें फ्रिक्शन लगेगा, इसमें स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, ये वाला फ्रिक्शन इसमें लगेगा। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, रुके हुए में जो फ्रिक्शन लगे उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। फ्रिक्शन हुआ तभी लगेगा जब फोर्स लग रहा है भैया, और स्टैटिक फ्रिक्शन तभी लगेगा जब एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। जब देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, तो इसका नीचे mg वेट काम करता है, अर्थ फोर्स लगाता है mg, इसका इधर की तरफ एक कंपोनेंट काम कर जाता है। ठीक है, वही कंपोनेंट इसको इधर की तरफ खींच रहा होता है, जब इधर खींच रहा होता है तो इधर की तरफ एक जमीन जो है एक तो फ्रिक्शन फोर्स लगा देती है, तो चूंकि बॉडी तो रुका हुआ है और रुके हुए जो फ्रिक्शन लगता है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। आई जब मान ली चलने लगता है ना, तो स्टैटिक फ्रिक्शन का काम खत्म, समझे, जब चलने लगे स्टैटिक फ्रिक्शन का काम खत्म, और उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन लगने लगता है। ठीक है, उसी जगह पे इसको गोरिया लगा दें, हमें वो ये लगा दें, तो इसका जो फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो बहुत कम हो जाता है, क्योंकि सबसे कम फ्रिक्शन रोलिंग होता है, उसके बाद काइनेटिक, उसके बाद स्टैटिक, स्टैटिक सबसे ज्यादा फ्रिक्शन होता है, उसके बाद काइनेटिक, उसके बाद रोलिंग। मतलब एक होता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, तो इसको बोलते हैं म्यू एस इज ग्रेटर देन म्यू के इज ग्रेटर देन म्यू आर। म्यू आर बहुत कम होता है, क्योंकि क्या होता है, मान लीजिए ये जो रिंग है, कोई भी चक्का होता है, यहाँ पर बस पॉइंट में टच करता है, जहां बहुत खिटपिट कम होगा यहाँ खिटपिट कम होता है।
आप देखिएगा कि औरत में क्यों खिटपिट ज़्यादा होता है, क्योंकि औरत और उसकी जो सास होती है या उसकी फलाना ढिमका जो भी होती है, वो घरे में रहती है। अगर बाहर निकल जाएगी औरत, काम करने चली जाएगी, तो कोई खिटपिट नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसका पॉइंट कॉन्टैक्ट बहुत कम है, बहुत पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है। इस केस में, इस ससुरा इसमें जो है पूरा सटले है एकदम, सटल है तो कॉन्टैक्ट ज़्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। इसलिए रोलिंग में क्या होता है, एकदम हल्का टच करता है भाई, टच करता है तो फ्रिक्शन बहुत कम लगेगा। इसमें क्या किया जाएगा, बॉल बेरिंग का इस्तेमाल स्टैटिक घर्षण को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने में किया जाता है। किसी को रोलिंग में कन्वर्ट कर दीजिएगा तो हो जाएगा। यानी सास और बहू में जब झगड़ा हो रहा है तो बहू को बोले तुम बाहर चल जाओ, या सास को बोले तुम बाहर चल जाओ, तो थोड़ा सा फ्रिक्शन ऑटोमेटिकली घट जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑलरेडी आंसर क्या हो जाएगा इसका, रोलिंग। रोलिंग में क्या होगा, पॉइंट कॉन्टैक्ट होता है और फ्रिक्शन सबसे कम होता है, ठीक है। इसको फ्रिक्शन क्लास में और अच्छे से हम लोग देखेंगे।